हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे गुप्त साम्राज्य का उदय एवं विकास। वो एक थ्योरी क्लास थे। यह जो है एमसीक्यू प्रश्न के रूप में है, जो वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में होंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो गुप्त साम्राज्य देखिएगा, पहले इसी में भी देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य का उद्भव अर्थात किस तरह हुआ है। देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा से देख सके। देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, एक मिनट देखिए। देखिए क्या तो उद्भव, गुप्त साम्राज्य का उद्भव देखिएगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद लंबे समय तक भारत विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा है। इसी काल में कई ऐसे राजवंश नहीं हुए जो भारत को एक शासन के सूत्र में बांध सके। अर्थात जिस समय मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ है उस समय कोई शक्तिशाली राज या शासक उद्भव नहीं हुए थे। देखिएगा, कुषाण के पतन से लेकर गुप्तों के उदय के पूर्व काल तक राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा आगे क्या है तो, और इसी में देख लेंगे एमसीक्यू की प्रश्न भी आगे। देखिएगा, इसी राजनीतिक संक्रमण को दूर करने के लिए भारत के तीन कोनों से तीन नए राजवंशों का उदय हुआ है। मध्य प्रदेशों के पश्चिम भाग में नागा शक्ति, दक्कन में वाकाटक तथा पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक उदित हुए हैं। कालांतर में तीनों राजवंश वैवाहिक संबंध में बंध गए। आपसी द्वंद्व से अपनी शक्तियों का दमन करके उन्होंने गुप्तों के नेतृत्व में भारत की एक शक्तिशाली शासन प्रदान की थी। देखिएगा, कुषाणों के उपरांत मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा मुंडकों के अधिपत्य आ गया था। उन्होंने 250 ईस्वी तक राज किया। तत्पश्चात गुप्त शासन का आरंभ हुआ है। ऐतिहासिक अवलोकन के बाद ऐसा जान पड़ता है कि गुप्त लोग कुषाण के सामंत थे। गुप्त लोग किसके सामंत थे? तो कुषाण के सामंत थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं, गुप्त लोगों के जन्म और उनके निवास के बारे में निश्चित रूप से कहना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में वे मूल भूस्वामी थे और मगध के कुछ हिस्सों पर उनका भी राजनीतिक अधिकार था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की उपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रदेश था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं निम्नलिखित मुख्यतः उत्तर प्रदेश में ही थे। कौंतीय मुद्रे नाटक में लिच्छवियों को मलेच्छ एवं चांदसेन चंद्रगुप्त प्रथम को फंसाकर कहा जाता है। फारसकर कहा गया है। कौमुदी नाटक में लिच्छवियों को मलेच्छ तथा चंद्रसेन चंद्रगुप्त को फारसकर कहा गया है। चंद्रगोमनी व्याकरण नामक ग्रंथ में युद्धों को जाट अर्थात जाट कहा गया है। गुप्त वंशीय लोगों को धारण गोत्र के थे। इसका उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री प्रभावती गुप्त के पूनातार से मिलता है। उसका पति रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक वंश का था, जो वास्तुवृद्धि गोत्र का ब्राह्मण भी था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, स्मृतियों में युद्ध शब्द
वैश्या से हुआ है। स्मृतियों में युद्ध शब्द को वैश्या से जोड़ा गया है। युद्धों की उत्पत्ति के विषय में जितने भी मत दिए गए हैं उनमें से ब्राह्मण जाति से संबंधित मत कुछ तर्कसंगत तक प्रतीत होता है। जैसे एक तरफ है विद्वान, दूसरी तरफ है मत। देखिएगा, हेमचंद्र राय जो हैं ब्राह्मण बताते हैं, गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार क्षत्रिय बताते हैं, जबकि केपी जसवाल शूद्र बताते हैं और आलेरकर और रोमिला थापर जो हैं वैश्य बताते हैं। क्या? तो वैश्य बताते हैं। लेकिन अभिलेख सदस्यों के आधार पर गुप्तों की आदि पुरुष का नाम श्री गुप्त था, जो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिएगा आगे क्या, तो देखिएगा 250 ईस्वी के आसपास श्री गुप्त ने अपने पुत्र घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया और घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंशावली में गुप्त के पहले शासक का नाम चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जिसमें से हम देखेंगे गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक और कौन से शासक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और कौन से शासक का में जो था इसका पतन होना प्रारंभ हुआ। तो देखिएगा, गुप्त वंश के शासक हैं श्रीगुप्त। कौन है? तो श्रीगुप्त। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, जिसमें से हम देखेंगे गुप्त वंश की महत्वपूर्ण शासक, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, इसका जो शासनकाल है 319 से 335 ईस्वी, अर्थात 16 साल तक। देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछेंगे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। यह गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था, जिसने गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठापित प्रदान की। उसने 1919 से 1920 में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपना वंश को राजनीतिक और सामाजिक सम्मान दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन मगध, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ क्षेत्र साकेत, प्रयाग तथा सीमित तक था। वैशाली संभवतः उसके राज्य में शामिल नहीं था। गुप्त शासन में चांदी के सिक्के का प्रचलन इसी ने करवाया था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने ही करवाया था। आगे क्या है, तो समुद्रगुप्त है। कौन है? तो समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी, 40 वर्ष लगभग। देखिएगा, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। कौन? समुद्रगुप्त एक महान साम्राज्य निर्माता था, जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त के तो सामरिक विजयों का विवरण हरिसेन के प्रयाग परिस्थिति लेख में होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि उसने संपूर्ण उत्तर भारत पर आर्यवर्त प्रत्यक्ष शासन किया था। उत्तर भारत में जिन नौ शासकों ने समुद्र को पराजित किया, उनमें से क्या तो अहि क्षेत्र के अयुचित एवं क्या तो पंचावती नागसेन तथा विदिशा के गणपति के नाम से प्रमुख थे। देखते हैं कि आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की थी। समुद्रगुप्त के समकालीन क्या तो बाकानेश्वर मेघवाजे ने उसके पास क्या तो पहाड़ों जैसी समित क्या तो दूधमंड भेजा था तथा गया में एक गढ़ बनवाने की अनुमति मांगी थी। आगे हैं प्रयाग परिस्थिति के अनुसार समुद्रगुप्त के दिग्विजय का उद्देश्य क्या तो धर निबंध थे। उसके द्वारा
उत्तर भारत में अपनाई गई नीति प्रभर सेन तथा दक्षिणापथ ग्राम भोज अनुग्रह कहा गया है। समुद्रगुप्त एक महान सेना नायक और विजेता था। इसी कारण बिस्टेन ने बिस्टेन ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन कहा किसे? तो समुद्रगुप्त को। आगे देखिएगा, अपनी विजयों के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्के तथा उत्तराधिकारी अभिलेखों से प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीत, विद्या संरक्षक और महान बौद्धिक विद्वान वसुबंध भी को संरक्षण भी थे। उसके दरबार में पर्याप्त परिस्थिति का लेख हरिसेन भी निवास करता था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। देखते हैं कि आगे क्या, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, 380 से 412 ईसा पूर्व, 380 से 412 ईस्वी। देखिएगा, समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासन बना, परंतु विशाखादत्त कृति देव चंद्रगुप्त नामक नाटक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच एक दुर्बल शासक रामगुप्त का अस्तित्व भी आया था अर्थात रामगुप्त भी थे। देवी चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त को पदच्युत करके गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ अर्थात बैठा था, रामगुप्त की हत्या करके। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिएगा आगे क्या है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भारत के महान सम्राट में से एक माना जाता था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध और विजय दोनों से किया था। ध्रुवा देवी एवं कोबरनागा से दो पत्नियां थीं। दिल्ली में स्थित महरौली स्तंभ, लौह स्तंभ, जिस पर चंद्रसेन का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित बताया जाता है। दिल्ली स्थित महरौली से प्रताप लौह स्तंभ, जिस पर चंद्र का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन करके उसकी विजयों के कारण नहीं, बल्कि कला और साहित्य के प्रगति अनुराग के कारण विख्यात थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य का महान संरक्षक था। उसके दरबार में विद्वान की मंडली रहती थी, जिसे नवरत्न भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी में विक्रमा की द्वितीय राजधानी थी। देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आए थे, भारत आए थे। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश बताया था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में ब्राह्मणों का देश किसे बताया, तो मध्य प्रदेश को बताया है। फाहियान की यात्रा में विवरण से चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में शांतिपूर्ण सुखी जीवन की झांकी मिलती है। फाहियान के अनुसार भारत का नागरिक जो है अतिथि पराजय और दान पराजय लोगों में धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान की थी। राज्य की ओर से उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय को नरेंद्र चंद्र, सिंह चंद्र, देवराज, देवगुप्त और देवीश्री भी कहा जाता है। आप यह पॉइंट नोट कर सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कला, संस्कृति और धार्मिक की उन्नति का कला था। साहित्य और विकास की दृष्टि से चंद्रगुप्त द्वितीय अत्यंत समृद्धि। कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी आदि उसके समकालीन थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण रचनाओं का सृजन किया था। कालिदास, धन्वंतरी, आपसक, अमर सिंह, साकू, बेताल, घटकपट, वारामिहिर, वारुची जैसे विद्वान नवरत्न में शामिल थे।
आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। कुमारगुप्त कौन है, तो कुमारगुप्त 415 से 454 ईस्वी, 415 से 454 ईस्वी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, परंतु कुमारगुप्त से पूर्व एक शासक का नाम जहां ध्रुवा देवी के पुत्र रामगुप्त की पत्नी का पुत्र गोविंद गुप्त था। यह एक क्या तो विवादास्पद विषय था। इसके बारे में सिक्के पर सर्वप्रथम शिव और पार्वती को पति और पत्नी के रूप में दर्शाया गया था। पति और पत्नी के रूप में दर्शाया गया किसे, तो गोविंद गुप्त को आप इसे ध्यान से रखें। शिव पार्वती। गुप्त वंशावली के आधार पर अधिकांश इतिहासकार इस मत से सहमत हैं कि समुद्रगुप्त के उपरांत कुमारगुप्त ही गुप्त वंश का शासक था। कुमारगुप्त के शासन काल में मध्य एशिया के देशों की एक शाखा ने बैक्टीरिया को जीत लिया। उसके बाद हिंदुकुश के पहाड़ों से हुनों का आक्रमण का खतरा मंडराने लगा, लेकिन उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य हुनों के खतरे से दूर रहा। स्कंदगुप्त के भीतर अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में गुप्त साम्राज्य पर पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ, लेकिन उसने अपने पुत्र स्कंदगुप्त की सहायता से साम्राज्य को पुष्यमित्र से बचा लिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है, तो देखिएगा। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। कुमारगुप्त का अभिलेख किससे संबंधित है, मंदसौर अभिलेख से मिलता है। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स मटी ने की थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रगिरी, श्री महेंद्र कल्प की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, तो बिहार में ही है। कहाँ, तो बिहार में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने, तो धर्मपाल ने की थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तक्ष ने ही की थी। किसने, तो तक्ष ने ही की थी। देखिएगा आगे क्या, तो स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र क्या, तो स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बना। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। वह एक वीर एवं पराक्रमी योद्धा था। लेकिन कहीं कहीं पर बताया जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन, तो विष्णुगुप्त था। देखिएगा, इसके शासनकाल में हुनों ने मल्लेच पर आक्रमण हुआ, लेकिन उसने अपने पराक्रमों से हुनों को पराजित कर दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा, हुनों पर स्कंद की सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। स्कंद का साम्राज्य काठियावाड़ से बंगाल तक संपूर्ण उत्तरी भारत में फैला था। पश्चिम में सौराष्ट्र, कैम्बे, गुजरात तथा मालवा के भाग तक ही विस्तृत था। स्कंदगुप्त एक योग्य सैन्य शासक होने के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने 466 में चीनी सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा। उससे एक सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का पता चलता है। इसने 100 राजाओं को स्वामी की उपाधि धारण की थी। 100 राजाओं के स्वामी की उपाधि धारण की थी। किसने, तो स्कंदगुप्त ने की थी। स्कंदगुप्त ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या, तो प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी राजधानी को अयोध्या स्थानांतरित की थी। कहाँ, तो अयोध्या स्थानांतरित की थी। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे हैं। इसके शासनकाल में आंतरिक समस्या गठित होने लगी। सामंत अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे। फिर वह गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा का कायम रखने में सफल भी रहा। स्कंदगुप्त को कौहम स्तंभ लेख में क्या, तो शाक्रदित एवं आग्रजू श्री क्या, तो मूर्ख कल्प में देवराय तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री क्या, तो श्री परिछवृक्ष कहा गया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित
स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील को पुनः निर्माण पर कार्य सौराष्ट्र में गवर्नर के पदयुक्त पर पुत्र पत्रपालित को सौंपा था। आगे हैं देखिएगा, स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसके मृत्यु के अनेक शासकों ने शासन किया, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक बुद्धगुप्त था। अधिक शक्तिशाली शासक बुद्धगुप्त थे। परवर्ती गुप्त शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर उसके सामंतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर हुनों के आक्रमण ने गुप्तों की शक्ति को इतना कम कर दिया कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को कायम रखने वाले कोई नहीं थे। देखिएगा, हुनों का आक्रमण जो गुप्त वंश पर हुआ था। देखिएगा, बैक्टीरिया पर विजय प्राप्त के बावजूद हुनों को कुमारगुप्त के समय ही भारत को अपना रुख लिया था। तो तोमर ने हुनों का प्रथम शासक था। इसका उल्लेख धन विषयु के समय अभिलेख में मिलता है। हुनों का भारत पर प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय, परंतु उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है। हुनों का आक्रमण भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से प्रारंभ होकर मध्य भारत तक होता है। तोरमन के उपरांत उसके पुत्र मिहिरकुल ने भारत पर आक्रमण जारी रखा। मिहिरकुल को पराजित करने का श्रेय मालवा के यशोवर्धन गुप्त के बाद मगध पर शासन करने वाले शासक नरसिंह गुप्त बालीदित्य को दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था गुप्त साम्राज्य की। देखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था गुप्त प्रशासन गुप्तों का शासन राजतंत्रात्मक के व्यवस्था पर आधारित था। शासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होते थे। सम्राट व्यवस्थापालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों का स्रोत था। गुप्त काल में देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मान्य था, परंतु पूर्व काल में लोकप्रिय नहीं रह गया। राजपद वंशानुगत था, परंतु राजकीय सत्ता ज्येष्ठाधिकारी की प्रथा के अभाव के कारण सीमित थी। गुप्तों के शासन व्यवस्था पूर्णतः मौलिक नहीं था। उसमें मौर्य सातवाहन शासक तथा कुषाणों के प्रशासन की विधियां समावेश की गई थी। आगे देखिएगा केंद्र प्रशासन का जो नियंत्रण मौर्य काल में देखने को मिलता है वह गुप्त काल में नहीं मिलता। राजा की सहायता के लिए केंद्रीय स्तर पर मंत्री और अमात्य होते थे। मंत्रियों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंत एवं उच्च अधिकारियों को में से सम्राट द्वारा किया जाता था। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। इसका लाभ देखिए कामद और कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल परिषदों का उल्लेख किया है। कामद नीति सार में मंत्रियों और अमात्यों के बीच के अंतर को यह स्पष्ट किया। कात्यायन स्मृति में से इस बात पर जोर दिया गया कि अमात्यों की नियुक्ति ब्राह्मण वर्ग में होनी चाहिए। गुप्त साम्राज्य के बड़े अधिकारी कुमारगुप्त होते थे। सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था उसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। देश के प्रशासक को गुप्त कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को एक देश कहा गया है। साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन अनेक भागों में विभाजित है, जिनका उत्तरदायित्व निम्नलिखित अधिकारियों को अर्थात विभिन्न अधिकारियों को सौंपा गया था। जिसमें से देखिएगा, एक तरफ है विभाग, दूसरे तरफ है अधिकारी। देखिएगा, विभाग अधिकारी सेनापति महाबलीकृत को, न्यायाधीश महादंडक को, युद्ध तथा संधि विग्रह को, पुलिस विभाग का अध्यक्ष, दंड पाशिक को, शिक्षा अधिकारी विनय पाशिक संस्थापक को, राजकोष का अधिकारी भंडाराकृत को, लेख विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महाधिरक्षक पाटिक
युद्ध में विजित संपत्ति का लेखा जोखा करने वाले अधिकारी युक्त युक्त पुरुष थे। राजप्रसाद का मुख्य अधिकारी महाप्रतिहार थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, 1 मिनट। हाँ, केंद्रीय शासन के विधियों और विभागों को अधिकरण कहा जाता था। प्रत्येक अधिकरणों की अपनी मुद्रा होती थी। केंद्रीय अधिकारों को नगद वेतन दिया जाता था। केंद्रीय प्रशासन के विधियों को अधिकार कहा जाता था। केंद्रीय अधिकारियों की अपनी मुद्रा होती थी। केंद्रीय अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। आइए देखते हैं प्रांतीय सामान। शासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्यों में विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें क्या तो भुक्ति कहा जाता है। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, जिन्हें उपारिक, गोपपति या स्थानीय कहा जाता था। क्या तो स्थानीय कहा जाता था। देखिएगा क्या है तो प्रांतीय स्वशासन के समस्त उत्तरदायित्व प्रांतीय शासक पर होता था। उनके उत्तरदायित्व केंद्र के शासकीय पदाधिकारियों के समांतर होते थे, जो ये कहते तो ये सुनते थे। उपकारिक की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इस पर राजतुल के राजकुमारों की नियुक्ति की जाती थी। प्रांतीय प्रशासन के कई अन्य प्राधिकारी एवं कर्मचारी का उल्लेख भी मिलता है। क्या तो बालाधिराजिक सैनिक कोषाधिकारी होता था। क्या तो विनयिक संस्थापक, विधि का व्यवस्था मंत्री तथा आटावसपति पैदल और घुड़सवार सेना पर क्या तो आधापति होता था। जबकि महापिपुलित हाथी सेना का अधिकारी होता था। आगे है जिला प्रशासन। क्या तो जिला प्रशासन नियुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था। इन जिलों को विश्व कहा जाता था। जिलों को क्या तो विश्व कहा जाता था। इसकी नियुक्ति समान उपारिक द्वारा की जाती थी। विश्वपति का प्रधान कार्यालय अधिष्ठान कहा जाता था। विश्वपति की सहायता एवं प्रशासन देने के लिए एक विषय परिषद होती थी, जिसकी नियुक्ति प्रायः 5 वर्षों के लिए होती थी। विषय परिषद के सदस्यता एवं विषमता कहलाते थे। इनमें सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कार्यस्थ शामिल थे। आगे हैं स्थानीय प्रशासन। गुप्त साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया है, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन। नगर प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों को पूरपाल, नगरक, दांद्रिक। यह नगर परिषद की सहायता से समस्त नागरिकों को सुविधा एवं सुरक्षित उत्तरदायी सौंपा गया है। आगे क्या तो देखिएगा, नगर परिषद के प्रमुख नगरपति कहा जाता था। क्या तो आस्तिक, मानक कर्मचारी धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते थे। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक 20 के अंतर्गत एक ग्राम होते थे। ग्राम और 20 के मध्य एक कई अस्तित्व साक्ष्य मिलता है, जिसे पीए कहा जाता है। क्या तो पीए कहा जाता है। पीए कई ग्रामों का एक समूह होता था। क्या तो ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्राम सभापति या ग्रामीण होता था। उसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमजूली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता है। न्याय व्यवस्था। क्या है तो न्याय व्यवस्था देखिएगा, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया है। गुप्त काल में न्याय के 4 भागों में बांटा गया है। राजा का न्याय, पोंग, श्रेणी, हुल। दंड विधि कठोर तथा दंडनायक या सर्वदंडनायक या महादंडनायक न्यायाधीश करते थे। निम्न स्तर पर न्यायिक मामलों का निपटारा या सीमित परिषद संस्था भी करते थे। मंत्री और पुरोहित भी न्यायिक मामलों में सहायता होते थे। देखिएगा सामाजिक न्याय।
गुप्त काल में समाज परंपरागत 4 वर्गों पर आधारित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शैव, शूद्र। इसी काल में वर्ग व्यवस्था की विशेषता थी कि अब शूद्र सैनिक वृत्ति में भी अपनाने लगे हैं। हेन सांग के विवरणों से व्यतीत होता है कि मतिपुर का राज शूद्र था। कौन था? शूद्र था। समाज में ब्राह्मण तथा स्थानों का सर्वोच्च था। ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य माने जाते हैं। ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य माने जाते हैं: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना या दान लेना। दान देना या दान लेना। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। न्याय संहिता में कहा गया है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जाल से तथा शूद्र के विष से की जानी है, विष से की जानी चाहिए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, इसी काल में ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण को शूद्र अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आध्यात्मिक बल घटता है। मनु के अनुसार 10 वर्षीय ब्राह्मण जो 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ था। ब्राह्मण एक एवं क्षत्रिय सर्व पिता और पुत्र तुल्य थे। नृषि पुराण में कृषि को शूद्र कहा गया, कर्म बताया गया। अमरकोश में शिल्पादित्य को शिल्पियों को शूद्र स्थान दिया गया है। गुप्त काल में कायस्थ जाति का उदय हुआ है। कायस्थ प्रारंभ में पिकली का कार्य करने वाले लोग थे, जो आगे चलकर एक जाति के रूप में विकसित होते हैं। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। फायन ने अछूत नगर तथा बाजार से 12 बाहर इकट्ठे थे। मनु स्मृति में दासों के सेनापति विषय के अधिकारी के पर्याप्त थे। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति गिरावट में आई। समानता 12 से 13 वर्ष की आयु में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। 12 से 13 वर्ष में की जाती थी। स्मृतियों में लड़कियों के उपनयन एवं देवयान पर निषेध किया गया है और देवी दासी प्रथा का प्रचलन था। इसी काल में विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय था। हालांकि नारद पारमहंस स्मृतियों में विधवा विवाह का भी समर्थन मिलता है। गुप्त काल में सती प्रथा की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त अभिलेख से मिलता है। गुप्तनीय साहित्य एवं कला में नारी का आदर्शमय चित्रण एवं परंतु व्यावसायिक रूप से उनकी स्थिति पहले और अपेक्षणीय दयनीय हो गई है। गौतम ने वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री की संतान को उग्र कहा गया है। स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्रियों की संतान भी उग्र कहा गया है। स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्रियों की संतान भी उग्र कहा जाता है। स्मृतियों में अत्यंत चांडाल एवं अस्पृश्यताओं के प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं क्या, तो आर्थिक अवस्था देखिएगा। गुप्त काल में आर्थिक स्थिति के संपन्न का काल था। इसी काल में लोग जीवन समृद्धि परिपूर्ण था। गुप्त काल का मुख्य व्यवसाय कृषि था। बृहद संहिता में 3 फसलों की जानकारी मिलती है। कितने थे? 3 फसलों की जानकारी मिलती है। देखिएगा, इतिहास के अनुसार चावल और जौ मुख्य फसलें थी। कालिदास ने ईख धान की खेती का उल्लेख किया है। प्राचीन परंपरा के अनुसार राजा भूमि का मालिक होता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का 1/6 भाग अधिकारी होता था। राजकीय आय का मुख्य स्रोत भूमिकार था। इसी काल में कुछ प्रमुख इस प्रकार वर्ग थे। देखिएगा आगे 1 मिनट देखिए क्या, तो हाँ देखिएगा, भाग कृषि उपज का 1/6, भोग राजा को प्रतिदिन दिए जाने वाले फल एवं सब्जी के उदर्ग, एक प्रकार की कृषि कर है। उपकारी एक प्रकार का भूमि कर है। कहते हैं भूतावत परताय विदेशी वस्तुओं की आयात पर लगा कर
उपयुक्त मुख्य करों के अतिरिक्त हिरण्य प्राण या परान प्रस्थ आदि जैसे न्याय करों का भी उल्लेख मिलता है। करों की आदमीय हिरन नगद तथा मेय अन्न के तौर पर दोनों ही रूपों में की जाती है। अमरकोश 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख करता है। 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख करता है। सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। सिंचाई के लिए राहत या घट्टी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राहत या घट्टी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। आगे क्या तो देखिएगा, गुप्त शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए। सोने के सिक्कों को गुप्त शासक ने दिनार कहा था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन के लिए होता था। गुप्त काल की व्यापारिक गतिविधि के बारे में श्रेणियों को मुहरों की आदि जानकारी मिलती थी। व्यापारिक की एक समिति थी जिसे नियामक कहा जाता था। क्या तो नियामक कहा जाता था। नियामक को के प्रधान को श्रेष्ठ कहा जाता था। व्यापारी के समूह को सार्थ तथा उनके मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। नगर श्रेष्ठ इन बैंकोकार को साहूकार के रूप में जाना जाता था। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकर श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। अश्वकोश में कताई, बुनाई, हथकर, धागे इत्यादि का संदर्भ हुआ था। गुप्त काल में विदेशों में से भी व्यापारिक संबंध थे। इन्हें बेंजेटाइन साम्राज्य या चीन प्रमुख थे। विदेश को निर्यात की जाने वाली प्रमुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मसाले थे रेशम थे। क्या तो रेशम थे। कला और साहित्य देखिएगा, गुप्त कालीन शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख उपलब्धि कला और साहित्य मानी जाती हैं। कला और साहित्य की अप्रतिमा विकास के आधार पर भारतीय इतिहास में गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण का जन्म हुआ है। क्या तो शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ है। गुप्त काल मूर्ति के सर्वोच्च उदाहरण सारनाथ की मूर्ति या चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण अजंता बौद्ध कला के उदाहरण गुप्तकालीन मूर्तियां जो बनावट भाव भंगिमा कलांतम एवं निसंदेश असंतुलनीय है। साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल का अत्यंत असमृद्ध था। कालिदास ने युगांतरी साहित्य की रचना से गुप्त काल के इतिहास को क्या तो समझाना का स्थान माना था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु सहना, अभिज्ञान, शकुंतलम जैसे कालिजी कृतियों का रचना गुप्त काल में ही की गई थी। पुराणों एवं नारद, कात्यायन, प्रसार, बृहस्पति या स्मृतियों की रचना ही गुप्त काल में की गई थी। आगे क्या तो देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में भी साहित्य सृजन हुआ था। बृहद संहिता आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत की रचना करने वाले आर्यभट्ट थे। कामदग, नीति सार, सैन्य कामदर सूत्र की रचना की गुप्त काल में। विष्णु शर्मा पंचतंत्र गुप्तकालीन की रचना गुप्त काल में ही। यक्षकृत, निधुतु, निरुकत से क्या तो वैदिक साहित्य के अध्ययन में सहायता मिलती है। भट्टी, भौमक आदि व्याकरण के ही विद्वान थे। इसी काल में बौद्ध साहित्य भी रचना हुई और बुद्ध घोष के सुमला बीसली की रचना की। इसके अतिरिक्त क्या तो कलावतार सूत्र, महायान सूत्र, क्या तो स्वर्ण प्रभास आदि बौद्ध कृतियों की भी रचना गुप्त काल में ही हुई थी। जैन आचार्य सिद्धसेन ने क्या तत्व नुसारणी तथा भट्टिका नामक की रचना भी की थी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य देखिएगा, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह प्रथम परिस्थिति से पता चलता है कि गुप्त की राजशाही क्या तो गरुण मुद्रा में अंकित थे। बौद्ध साहित्य नागार्जुन रसायन धातु विज्ञान का विद्वान थे। उसने यह प्रमाणित किया कि सोना, चांदी, तांबा आदि खनिज पदार्थों का रासायनिक
प्रयोग में रोगों का भी निवारण हो सकता है। गुप्त काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के 4 संगठन थे। नियम, पोंग, कण, श्रेणी थे। क्या थे? श्रेणी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या, तो 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट। हाँ, श्रेणी थी। देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर में भारतीय निर्माण की शिखर का क्या, तो संभवतः हुआ पहला उदाहरण यह विष्णु मंदिर है। रेशम का व्यापार बेनेजाइट इतना बढ़ गया कि वह शासकीय जैटिनिय रेशम का मूल्य नियमित पूरे किए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या, तो 1 मिनट, पूरे किए। रेशम का व्यापार बेनेजाइट इतना बढ़ गया कि शासक ने जैटाइन मूल्यांकन उनके पूरे राज्य में आदेश जारी करने पर एक रेशम का पाउंड सोने की 8 पाउंड से भी ज़्यादा नहीं होगा। गुप्त काल में चीनी रेशम से चिनासुक तथा रेशों से निर्मित कपड़ों को दुकल कहा जाता था। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति और उसकी पत्नी का अधिकार, उसके बाद उसकी पुत्रियों का अधिकार का विधान था। दास मुक्ति के अनुष्ठान क्या, तो विधान सर्वप्रथम नारद ने किया था। गुप्त काल में दासों की स्थिति पूर्व काल से अधिक दयनीय थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में क्या, तो देखिएगा हर्षवर्धन युग। क्या, तो हर्षवर्धन युग देखिएगा, हर्षवर्धन युग ये छोड़ देते हैं इसे। क्या, तो देखिएगा हर्षवर्धन युग, ये इसी भी हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा क्या, तो हर्षवर्धन युग देखिएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण की सत्ता की अभावना हुआ। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए वंशों का उदय हुआ उन्हें मैत्रेय, मौखरी, पुष्यभूति या परवर्ती गुप्त या खंड प्रमुख थे। इन्हीं राजवंशों के पुष्यभूति ने शासकों में सबसे पहले विशाल स्थापित किए थे। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति एवं वंश के शैव जाति से संबंधित रखता था। वर्धन वंश पुष्यभूति से शैव जाति से संबंधित रखता था। प्रारंभ में पुष्यमित्र गुप्त के सामंत पर हुनों के आक्रमण के बाद उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम प्रभावशाली था। इसने परम भट्टराकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। गौंड शासक राजवर्धन को मार डाला। राजवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना। देखिएगा हर्षवर्धन 606 से 647 थानेश्वर पर बैठा। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमें बाण भट्ट की हर्षचरित्र एवं हेन संग की यात्रा और स्वयं हर्ष की रचना से मिलती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या, तो गुप्त काल की एमसीक्यू प्रश्न जो ऑनलाइन वेब क्वेश्चन के रूप में है, इसी वीडियो में हम देख लेते हैं। देखिएगा गुप्त संबंध की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने। किस वंश को भारत की संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है, तो गुप्त काल को। गुप्त शासक का उदय किस सदी में हुआ, तो 3री सदी में गुप्त शासक का उदय हुआ है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त वंश का प्रवर्तक माना जाता है, वे गुप्त संबंध चलाया था 319 से 320 में। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर 335 ईस्वी में बैठा। समुद्रगुप्त किस प्रकार के शासक थे, तो आक्रमणकारी एवं समाजवादी। कालिदास द्वारा रचित मालवा विचित्रम नाटक के नायक कौन है, तो अग्निमित्र। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि तो कौन, हरिसेन है। कौन, तो हरिसेन है। सर्वप्रथम किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे की, तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन से की। चीनी यात्री फायान किसके समय भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य।
फाहियन कहाँ का निवासी था? तो चीन के निवासी था। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देवराज के नाम से जाना जाता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो कुमारगुप्त बैठा। कौन? तो कुमारगुप्त बैठा। आगे हैं देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन? तो स्कंदगुप्त बैठा 455 से 467। ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या, तो एक मिनट देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको पूरे दिख सके। देखिएगा, स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण हुआ? तो हूनों का आक्रमण हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को क्या कहा गया है? तो मल्लेज कहा गया है। मल्लेज कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त शासक से है। स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में क्या तो शुक्रोपम कहा गया है? तो क्या तो कहम स्तंभ अभिलेख में। कहम स्तंभ अभिलेख में। आगे क्या है तो देखिएगा, सर्व स्वराज्यता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। सर्व 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 राज छोता की उपाधि अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने के समुद्रगुप्त ने। गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चक्रपालित ने करवाया था। चक्रपालित ने करवाया था विष्णु मंदिर का निर्माण। देखिएगा, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है उसके स्थान। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर क्या तो भुमरा क्या तो नागौदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नाइना ठाकुर नाइना कुठार मध्य प्रदेश। देवतार मंदिर देवगढ़ भूमि झांसी उत्तर प्रदेश। भीतरगांव मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो भी उत्तर प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या, तो हूनों का महत्वपूर्ण क्या तो शासक कौन था? तोरमान थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णु गुप्त थे गुप्त वंश के अंतिम शासक। तोरमान किसका कौन था? तोरमान का पुत्र कौन था? मिहिरकुल था। मिहिरकुल को यशोवर्धन ने कब पराजित किया? तो 532 में। शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति किस काल में बनाए गए थे? तो गुप्त काल में ही बनाए गए थे। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या? तो इलाहाबाद पर स्थित इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। आगे देखिए क्या, तो एक मिनट देखिएगा। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सी रहे हैं? तो उज्जैन रहा है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को संबोधित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में रहते? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे देखिएगा क्या, तो कालिदास की किस कृति को गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में की जाती है? तो मेघदूत की। मालवा विकृतम के रचनाकार कालिदास ही। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों के उन्मूलन के बाद अर्थात शकों को हराने के बाद। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाए तो रूपक। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? तो गुप्त काल में। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम क्या? तो वारामिहिर। गुप्त काल में औषधियों शास्त्र का प्रमुख विद्वान वानभट्ट। कौन सा युग प्राचीनतम भारतीय कला एवं स्थापित चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो गुप्त युग। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई तो गुप्त काल में। सती का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा एक मिनट। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कहाँ? तो नालंदा है। वर्तमान में गणित दशमलव प्रणाली का आविष्कार श्रेय किस युग को दिया जाता है? गुप्त काल को। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन? तो एक प्रसिद्ध चिकित्सा थे। एक प्रसिद्ध चिकित्सा रहते थे। आगे देखिए क्या, तो
बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आर्यभट्ट। गुप्तकालीन क्या? तो गुप्तकालीन, देखिएगा एक मिनट, गुप्तकालीन शासक किस प्रकार के? तो राजतंत्रात्मक। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? तो गुप्त काल में। अजंता की गुफा, क्या बोले हैं? अजंता की गुफाओं का निर्माण किस गुप्त शासक ने किया? तो 16, 17, 19, 16, 17, 19। देखते हैं कि आगे क्या? तो गुप्त काल के क्या? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु हैं। सारनाथ के धामेखो स्तूप का निर्माण किस काल में? तो गुप्त काल में। गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। राजा रानी प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों का प्रचलन किनके द्वारा किया गया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। समुद्रगुप्त का पर्याय परिस्थिति ले किस भाषा में लिखवाया गया है? तो संस्कृत में। समुद्रगुप्त का समकालीन सिहली द्वीप का शासक कौन था? मेघवर्धन था। गुप्त काल में सामान्य रूप से क्या? तो प्रांतीयों को क्या कहा जाता है? तो उपरीक कहा जाता था। क्या? तो उपरीक कहा जाता था। और गुप्त काल में पीठ को क्या कहा जाता है? तो अनेक ग्रामों के समूह। गुप्त काल में नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता है? तो अमात्य। गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्के को दिनार कहा जाता है? तो स्वर्ण। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 4वीं सदी में। क्या? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महरौली क्या? तो महरौली लौह स्तंभ है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप कहाँ मिलता है? तो अजंता में मिलता है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित तो बौद्ध धर्म से है। गुप्त काल में भूरासव की दर उपज का छठा भाग था। देखिएगा, गुप्त साम्राज्य का उद्भव या विकास से जितने भी प्रश्न बनते थे, थ्योरी और MCQ प्रश्न 1 लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में हम आपको करवा दिए। बस आप इसे एक बार पुनः दोबारा वीडियो देख लीजिए, ताकि एक ही वीडियो में गुप्त साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको याद हो जाए। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।